गुड मॉर्निंग क्लास। मैं बसंत कुमार गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 11 का एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है न्यायपालिका, उसी को मैं विस्तार से यहाँ बताने जा रहा हूँ। और ये पार्ट 1 है बच्चों, और इसके बाद मैं पार्ट 2 किसी और दिन ले लूँगा। तो न्यायपालिका की जहाँ तक बात है, तो न्यायपालिका क्या है, और आज इस क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे। और वो क्या है, सबसे पहले कि न्यायपालिका क्या है, कौन क्या होता है, किसका अंग है न्यायपालिका, इसके सदस्यों की योग्यता क्या है, सेवानिवृत्ति कैसे होती है, पद से हटाया कैसे जाता है, गठन क्या है, इसके बाद इसके अधिकार क्या हैं, शक्तियाँ क्या है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे आज। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका वह है जो कानून बनाती है और उस पूरे कानून को लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का है। हर जगह पूरे देश में लागू करती है, कार्य रूप देती है, इसको लागू करती है। और जब कानून का उल्लंघन होता है तो उसे सजा सुनाने का हक किसे है, न्यायपालिका को। तो आज हम इसी न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यायपालिका क्या है कि न्यायपालिका का गठन इसीलिए हुआ है, आप लोग को पता होगा कि संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और लागू होते ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में बहुत सारे गरीब व्यक्ति, असहाय, किसान, मजदूर, अमीर गरीब का भेद, लड़ाई झगड़ा आए दिन होता ही रहता है। आपको पता है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी जगह पे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती होता ही रहता है। तो पुलिस जब चोर को पकड़ती है तो उस चोर को न्यायालय में जब उपस्थित किया जाता है सबूत उनके साथ, तब उस न्यायालय उस पर फैसला सुनाती है। और यही है न्यायपालिका का काम। और न्यायपालिका जो है सजा सुनाने का काम करती है। तो आज इसी के तहत हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका का क्या क्या काम है, न्यायपालिका क्या है। तो सरकार के 3 अंगों में से एक सबसे प्रमुख अंग कह सकते हैं हम न्यायपालिका को। और न्यायपालिका को सरकार के तीनों अंगों में तो है, लेकिन तीनों अंग कोरिलेट तो करता है, एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन तब भी रिलेशन होते हुए भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र क्यों रखा गया है? स्वतंत्र इसलिए रखा गया है कि ताकि कार्यपालिका और विधायिका बेवजह दबाव न डाले इसमें, क्योंकि न्यायपालिका पर दबाव डालते ही न्यायपालिका ठीक ढंग से सजा नहीं सुना पाएगी। और जब कानून का सजा सुनाने वाला ही अंग अगर किसी के दबाव में हो तो न्याय तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। और न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक में किया गया है। तो हम आज जानेंगे कि क्या है, कैसे है, 124 से 147 में क्या क्या है, कौन कौन सा भाग क्या क्या कहता है, कौन कौन सा अनुच्छेद। तो चलें सबसे पहले ये जाने कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है, एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका की। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो एकीकृत है, केंद्रीकृत है, एकीकृत है, मतलब एक ही है वो। यानी कि आपको जो दिखाई देता है कि हर राज्य में लगभग हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और ऊपर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। तो राज्य में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो राज्य का नहीं है, राज्य के लिए है। यानी कि उस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, वो राज्य की सुविधा के लिए है, न कि राज्य का उस पर अधिकार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एकीकृत व्यवस्था है।
हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट मानती है, सुप्रीम कोर्ट का तो, और सुप्रीम कोर्ट जिसको जो कानून का स्थापना कर दिया, जो सजा दे दिया, जो कानून बना दिया, उसे पूरा देश मानता है। यानी कि एकीकृत व्यवस्था का मतलब यह है कि जिस तरह से, मान लीजिए इसका एक उदाहरण से समझते हैं, रेलगाड़ी, ट्रेन जो है, ट्रेन हर राज्य में चलती है, लेकिन राज्य सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो राज्य की सुविधा के लिए है, न कि राज्य सरकार का है, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। ठीक वैसे ढंग से ही उच्च न्यायालय जो है हर राज्य में तो होती है, लेकिन राज्य का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका का, और यही हमारी न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि क्या है, एकीकृत व्यवस्था है। तो शुरुआत करते हैं, अभी हाल फिलहाल हमारे सर्वोच्च न्यायालय से हम शुरू करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। आज सारा का सारा क्लास सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसके अधिकार शक्तियों से होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है। हाल ही फिलहाल एस बोबडे जो है उसके मुख्य न्यायाधीश थे, और अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी हैं एनवी रमना, जो जस्ट एस ए बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद यही कार्यभार संभाले हैं। नाम क्या है, एनवी रमना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल 124 का 1 ये कहता है कि गठन उसका कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने संविधान में जो प्रावधान है और अभी जो व्यवहार रूप में है, वो दोनों में बहुत सारी अंतर आ गई है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे हुआ क्या, आगे हम लोग चलेंगे। सार रूप में मैं ये कह दूं कि 98 ईस्वी की बात है, एक विवाद हो गया था, और उस विवाद के चलते एक कॉलेजियम व्यवस्था का गठन हुआ, और उस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही सारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का गठन होता है, जो कि संविधान में जरा सा भी वर्णित नहीं है। कहीं भी संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है कि कॉलेजियम व्यवस्था का। संविधान में जो वर्णन किया गया है उस आधार से हम लोग शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 124 का 1 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होंगे, यानी कि कुल 8, जो कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में हाल फिलहाल 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश होते थे, यानी कि 31, और ये 2019 के बाद ये बढ़कर 34 हो गई है। यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 1, और बाकी के न्यायाधीश की संख्या 33 प्लस 1 बराबर 34। तो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सारे न्यायाधीशों की संख्या कुल मिलाकर 34 हो गई है 2019 के बाद से। तो चलते हैं आगे। ये देखिए हमारे भारत में जब संविधान का गठन हुआ था और पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तो उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनका एक लिस्ट दिया गया है। ये जस्टिस CJI जो है हमारे कानिया जी, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद ये लोग भारतीय स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये न्यायाधीशों की तस्वीर आपके सामने उपस्थित है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इसे एक पिरामिडीय संरचना के थ्रू भी देखा जा सकता है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत का मतलब एक पिरामिडिकल कह सकते हैं इसको। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके बाद हाई कोर्ट रहेगा, उसके बाद लोअर कोर्ट रहेगा, जिला और अधीनस्थ न्यायालय रहेगा। यही है एकीकृत न्याय व्यवस्था। और अगर हम चले सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का आखिर आया कहां से ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, तो बात है 1773 ईस्वी की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही सर्वोच्च न्यायालय की बात आई थी कि इसका कलकत्ता में गठन किया जाएगा, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद धीरे धीरे 1823 में बंबई में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। उसके बाद आपको पता होगा कि संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 से ज्यादा अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और 1935 के तहत एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी।
का प्रावधान था और उसी संघीय न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायपालिका का नाम दिया गया। तो यही है सर्वोच्च न्यायपालिका का, अगर कहा जाए तो 1935 की भूमिका सबसे ज्यादा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो पहली बैठक तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, आपको पता है। अब देखते हैं बच्चों, संविधान में जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 124 से 145। उसी में न्यायपालिका का संगठन है, स्वतंत्रता है, अधिकार क्षेत्र है, शक्ति है और इन सब से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन है। और आर्टिकल 124 के 1 में क्या कहा गया है, अभी मैंने जस्ट बताया कि इस भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें एक न्यायाधीश और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते, यानी कि 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ये संविधान में वर्णन है। और धीरे धीरे इस 7 की संख्या बढ़ते आज क्या हो गई है 33 और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि अभी 34 न्यायाधीश हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। पूरे संविधान में कहीं भी किसी भी बात का उल्लंघन हो रहा है तो संविधान का रक्षक है। संविधान में सिर्फ और सिर्फ सजा देना ही इसका काम नहीं है, संविधान के व्याख्याकार भी इनको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान का अगर कहीं पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कोई बात, तो संविधान का स्पष्ट व्याख्या करने का अधिकार इन्हें है, सुप्रीम कोर्ट को। चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन पे। तो अभी 2019 में जो विधेयक आया उसमें जो है 31 से बढ़कर 34 हो गया है कुल मिलाकर। और ये अभी संविधान के तहत जो दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिया गया है, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का हेड ऑफिस है, दिल्ली में ही सर्वोच्च न्यायालय है। अब चलते हैं बच्चों कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होती है। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान में तो वर्णित था क्या, संविधान में वर्णित था 1+7, लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और आज ये कॉलेजियम सिस्टम ले लिया है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे हम लोग कि कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि 1998 ईस्वी में एक मामला आया था। इसमें जो शुरुआत से जो न्यायाधीशों का गठन हो रहा था उसमें कुछ विवाद आ गया और विवाद में ये हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका का उसमें हस्तक्षेप हो गया था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ढंग से उनको अपने हाथों में ले लिया कि नहीं अब सारी व्यवस्था मैं अपने हाथ में लेता हूं। तो क्या है उसमें है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो लेंगे ही इसमें भाग, और 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो और मुख्य न्यायाधीश, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी इसमें संबंधित इनसे भी परामर्श लिया जाएगा। यही है कॉलेजियम सिस्टम और यही सब मिलकर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सारे न्यायाधीशों का गठन इन्हीं के तहत किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि क्या हुआ। प्रथम न्यायाधीश मामले में 1982 में कहा गया था, इसमें परामर्श सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परामर्श एक वर्ड है कि गठन में परामर्श का जो अधिकार है कि क्या है परामर्श का असली व्याख्या। परामर्श का अर्थ जो है बहुत बार बदला है। परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका इस विचारों के आदान प्रदान है, यानी कि परामर्श शब्द जो है क्यों इसका लिया गया, क्योंकि यहां पर कॉलेजियम सिस्टम हो या पहली वाला मामला संविधान का जो गठन है उसमें भी क्या किया जाता था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के परामर्श से, और आज जो है कॉलेजियम सिस्टम में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ही जो है गठन होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का। और 98 ईस्वी में ही एक विवाद आया था। 98 ईस्वी में कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप के कारण जो कुछ मामला ऐसा हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन में गड़बड़ियां हो गई थी। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उनको नहीं देके उनके जूनियर को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसीलिए 1998 ईस्वी के बाद से ही सर्वोच्च न्यायालय सारा का सारा संगठन, गठन, रचना अपने हाथों में ले लिया और वहीं से 1998 ईस्वी से ही कॉलेजियम सिस्टम का शुरुआत हो गया। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अभी मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और
4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर ही सारा फैसला लेते हैं कि किस न्यायाधीश का कहां नियुक्ति करना है, और नियुक्ति का ब्यौरा देकर नियुक्ति को नाम नॉमिनेट करके राष्ट्रपति के हाथों दे देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही अंतिम उसमें मुहर लगाते हैं। यानी कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें भी जो है आपको ये 11th क्लास के जो बुक हैं पॉलिटिकल साइंस, इसका नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो इस पर भी थोड़ा गौर करें, बुक का जो नाम है सिद्धांत और व्यवहार वो क्यों है। तो यहां पर हम दोनों पहलू पे नजर डालेंगे कि सिद्धांत संविधान कुछ और है और व्यवहारता संविधान कुछ और है। व्यवहार रूप में, सिद्धांत रूप में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है अंतिम मुहर लगाते हैं कि किसका नियुक्ति होगा, क्या होगा, लेकिन व्यवहार रूप में कुछ और है। व्यवहार रूप में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सबसे ज्यादा पावर अगर किसी का होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी उसमें विवादित हैं, और आप जानते होंगे कि हाल फिलहाल जो मुद्दा आया था, विवादित मुद्दा, कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसमें बोले थे कि यहां पे एक तानाशाह के रूप में मुख्य न्यायाधीश अपनी भूमिका निभाता है। यानी कि कागजी बातें कुछ और है, व्यवहार रूप कुछ और है। यानी कि यहां पे कहा जाए कि सर्वे सर्वा जो है कहा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही है, और वो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तो बस पन्नों पर है, सिद्धांत है। तो बुक का जो नाम है उसको भी सार्थकता करते हुए मैं यहां पे आप चर्चा करने आया हूं कि संविधान सिद्धांत कुछ और है, व्यवहारता कुछ और है। सिद्धांत क्या है, तो हम लोग चलेंगे सिद्धांत पे भी ज्यादा, व्यवहार रूप में भी चलेंगे, सिद्धांत रूप में भी। और सिद्धांत रूप में ज्यादा इसलिए क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है, ऐसी बातें। और सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो पूरे देश का कानून बन जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम न्यायालय, यही कोलेजियम सिस्टम में होगा, और राष्ट्रपति एक अंतिम मुहर के रूप में उनमें काम करेगा। तो 1998 ईस्वी से यह व्यवस्था चली आ रही है। तो अब चलते हैं कोलेजियम प्रणाली में जो हुआ विवाद। कोलेजियम प्रणाली में भी विवाद हो गया। हुआ क्या कि इसमें नेपोटिज्म मामला बढ़ा। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, परिवारवाद, कि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो किसी का भी नाम दे दे, तो उसमें आप इसमें तो मनमानी कर सकते हैं, परिवारवाद हो सकता है कि इसमें किसका नाम देना है। तो उसमें भी उसकी योग्यताओं पर हम जानेंगे। तो उसमें है कि सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस तभी बन सकता है जब वो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता रहा हो। इसी तीनों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं। और इसमें अगर व्यवहारता मैं बता रहा था, व्यवहारता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो जिनका नाम ठहराते हैं वही न्यायाधीश बनते हैं। तो इस मामले में भी बहुत ज्यादा नेपोटिज्म का जब मामला बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपना मनमानी करता है, अपना संबंधी सबको जो है उसमें घुसा देता है, एंटर करवा देता है, तो इसमें विवाद इतना बढ़ा कि हाल फिलहाल सरकार ने उनमें हस्तक्षेप करने का कोशिश किया, और उसी को, इस परंपरा को तोड़ते हुए एनजेएसी एक आया 2014 ईस्वी में। एनजेएसी का नियुक्ति का आयोग किया गया, नियुक्ति किया गया, एनजेएसी की स्थापना की गई। एनजेएसी क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें वर्तमान सरकार ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो थे ही, उसके बाद इसमें एक विधि मंत्री को भी डाल दिया गया था। इसके बाद कुछ समितियों को का नाम प्रस्तावित किया गया था। मतलब कि यहां पर एनजेएसी में विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप दिखाया गया था, और उस आयोग का जो गठन किया गया था उसमें विधायिका कार्यपालिका को भी डाल दिया गया था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि यह मानने लायक नहीं है, और एनजेएसी रद्द कर दिया गया। पहली बार सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी, और यह नहीं टूटा, और आज वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही चला आ रहा है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, वही 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी स्थापना करते हैं, और सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और सारे न्यायाधीशों का नाम प्रस्तावित करते हैं, और लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर लगाते हैं। तो
अब जानते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट बताया। उसके बाद उसे 10 वर्षों के लिए, या ये सब है, उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का या एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, वकील होना चाहिए। 10 साल तक काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये तो हो गया सिद्धांत बच्चों कि राष्ट्रपति के नजर में है। तो होता क्या है रियलिटी में, व्यवहारतः सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसका नाम देते हैं, उन अंदर अंदर वाली बात कुछ और है, व्यवहारता कुछ और है। व्यवहारता सिर्फ और सिर्फ सर्वेसर्वा कौन है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो यही है योग्यताएं उसकी। अब चलते हैं शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे शपथ लिया जाता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता और ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। और चूंकि ये न्यायिक प्रणाली है, इसीलिए इसे संविधान में बिल्कुल ही स्वतंत्र भूमिका रखा गया है। इसे हर मामले में स्वतंत्र करने की कोशिश की गई है संविधान तक। वेतन और भत्ते में भी यहां कार्यपालिका और विधायिका इनका वेतन और भत्ता नहीं गठन कर सकता है कि कितना वेतन मिलना चाहिए। ये विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इसका निर्णय नहीं ले सकता है, इसे सबसे अलग रखा गया है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल आपको पता होगा बच्चों कि न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है कि 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है वो। इसमें आप लोगों को पता होगा, कोई कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 5 साल 6 साल, ऐसा इसमें कहीं मामला नहीं है कि 5 साल तक रहेंगे कि 6 साल। जब तक 65 वर्ष आपका ना हो जाए तब तक आप यहां रह सकते हैं। और इसमें 65 वर्ष की आयु तक जो पदासीन रहते हैं, इसका मामला देखो, इसका मामला जो है यहां पे क्या किया गया, संसद द्वारा स्थापित संस्था इस पर निर्धारण करता है। मतलब कि नहीं चाहते हुए भी आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों इंटर रिलेशन तो है ही, आंतरिक संबंध है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। देखिए यहां पे 65 वर्ष जो है कौन निर्धारित किया है? 65 वर्ष संसद निर्धारित किया गया है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप तो कर ही दिया, किसी न किसी मामले में तो इंटर रिलेशन हो ही जाएगा। और राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्याग पत्र भी दे सकते हैं, और संसद की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाया भी जाने का प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, आसानी से उसे महाभियोग का प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों और चीफ जस्टिसों पर बहुत ही कठिन है, जटिल है। अब चलते हैं कि क्या है वो मामला, कैसे होता है। तो मामला ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो महाभियोग लगता है उसमें संसद में जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसद जब तक उस पर मुहर ना लगा दे कि ये व्यक्ति गलत है, कदाचार के मामले में दोषी है, तब तक ये उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। तो और उसके बाद क्या, उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि 100 संसद, लोकसभा का 100, राज्यसभा का 50, ये दोनों मिलकर एक कमेटी बनाता है। उसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाता है जब उस पर, उसके बाद संसद से बहुमत, विशेष बहुमत से उसे पारित करना पड़ता है, जिसको कहते हैं 2/3 बहुमत, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसा आज तक कोई भी मामला नहीं आया भारत के लिए, भारतीय संविधान में कोई ऐसा मामला नहीं आया कि किसी भी न्यायाधीश को पर महाभियोग लगा और उसे हटाया जा सका। एक बार लगाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो रद्द हो गया। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत का न्याय जो है, न्याय व्यवस्था बिल्कुल ही स्वच्छ है, साफ सुथरा है। तो अब चलते हैं वेतन और भत्ते। आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है, अभी उनका वेतन है 2,80,000, और बाकी के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,50,000। अब आपको बता दूं कि 124 में गठन किया गया, 124 में के 1 में गठन किया गया है,
124 के 2 में भी वर्णन किया गया है कि कैसे उसका रचना होगा, कैसे 124 में गठन और रचना बताया गया है, और 124 से 147 तक में जो है उस सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। तो अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की का जो प्रकार है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक होता है। कार्यकारी न्यायाधीश क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वो कैसे? तो इसमें भी एक सिद्धांत है कि राष्ट्रपति उसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित करेंगे जो सबसे वरिष्ठतम हो। वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही कार्यकारी न्यायाधीश की संज्ञा दी जाती है और उसे उस पद पर रखा जाता है। और उसके बाद एक तदर्थ न्यायाधीश होता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? तदर्थ न्यायाधीश ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें गणपूर्ति होता है, कोरम, जिसको कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। उसमें जब कमी हो जाती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश का स्थापना करता है, नियुक्ति करता है। और वो क्या होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श भी करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति के बाद ही वो ऐसा हो सकता है। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिए, वो तभी वो तदर्थ न्यायाधीश का पद ले सकता है। और ऐसा भी मामला आता है कि जब न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति कहे, राष्ट्रपति उनको सुप्रीम कोर्ट में वापस ला सकते हैं, कहते हैं कि आइए आप कुछ दिनों के लिए कार्यभार संभालिए। यही कहते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब है न्यायालय की प्रक्रिया। संवैधानिक मामलों में एक और बात यहां पे ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को जो है परामर्श लेने का, राष्ट्रपति से भी परामर्श लेने का अधिकार है, और वो है आर्टिकल 143। जब भी वो राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे तो आर्टिकल 143 होगा। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है संवैधानिक मामलों या संदर्भों को, और सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीशों वाला तय किया जाता है, और ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों? और सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत निर्णय हो जाता है। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से वो परामर्श जब भी लेंगे सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 143। और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र कैसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, सुरक्षा करने वाला, और संविधान का रक्षक के रूप में इसे कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि संविधान के किसी भी मामलों में अगर किसी भी प्रकार का विवाद हुआ तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि संविधान का रक्षक है ये। अब चलते हैं कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। तो नियुक्ति का जो है तरीका वो सर्वोच्च न्यायालय खुद लिए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, कॉलेजियम सिस्टम से। उसके बाद कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल इनका 65 वर्ष तक है, उनके बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सरकार गिर जाती है वैसे ये नहीं हो, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित सेवा शर्त है इनका। संचित निधि से व्यय होता है इनका, जो राष्ट्रपति को जहां से वेतन मिलते हैं, वेतन का प्रावधान है संचित निधि से, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी संचित निधि से ही वेतन मिलता है। और न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक रहता है। सेवानिवृत्ति जब हो जाएगा तो आप अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, और मतलब कि यहां पर ये सब है अधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसका क्षेत्राधिकार चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं मौलिक और आरंभिक क्षेत्राधिकार। मौलिक और आरंभिक क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 131 के तहत ये बताया गया है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है कि क्या क्या इसका, कौन कौन सा इसका क्राइटेरिया है, कहां कहां तक इसका अधिकार जा सकता है। तो देखिए क्षेत्राधिकार इसका ये है कि भारत सरकार या एक से अधिक संघ राज्यों के बीच विवाद, यानी कि राज्य और भारत सरकार के बीच अगर विवाद हो जाए तो इसका सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद एक और भारत सरकार रहेगा, दूसरी ओर राज्य या राज्यों का
और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों का, यानी कि एक तरफ भारत है, एक तरफ राज्य है, ये तो एक मामला हो गया। एक तरफ राज्यों का समूह है, एक तरफ भारत है, दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला, एक तरफ राज्य है, एक तरफ भारत प्लस कुछ राज्य है, चौथा मामला। और लास्ट में जब राज्यों और राज्यों के बीच भी विवाद हो जाएगा, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो यानी यही है मौलिक और आरंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं करते, जैसे राज्यों और राज्यों के बीच में नदी का जो जल जो विवाद होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसका अलग ही प्रावधान दिया गया है, 262 अनुच्छेद 262 के तहत दिया गया है। अब है अपीलीय क्षेत्र, अपील करने का क्षेत्र। अपील में है आर्टिकल 132, 33, 34 और 36 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता स्पष्ट की गई है। इन सब मामलों में क्या होता है, अपील करने का जो अधिकार है बच्चों, कि किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो तो अपील में उच्च न्यायालय उसे मृत्युदंड दे दिया हो, यानी कि किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फिर से। दूसरा, किसी मामले में उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो तो अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो तो अपराधी वहां पे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपील करने के लिए। यानी कि अपील का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कहा जाता है कि आपके साथ कहीं भी उच्च न्यायालय ने सजा सुना दिया मृत्युदंड का, अधीनस्थ न्यायालय सजा सुना दिया, तो लास्ट में एक रक्षक तो है और उसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपील का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है, उसके बाद तो वो मामला सर्वोच्च न्यायालय अपने आप चला जाएगा। उसके बाद अभिलेख न्यायालय क्या होता है ये जानिए। अभिलेख न्यायालय वो होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी विवाद में फैसला सुना दिया है तो वो फैसला को सुरक्षित रखकर आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी उस प्रकार का मामला होगा तो इसी कानून को देखकर उस पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि एक आदर्श के रूप में उस कानून को देखा जाता है कि पीछे मुड़कर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्णय दिया था, वही एक अभिलेख बन जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है उसे। इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं कि उस विवाद को सुरक्षित रखा जाता है कि उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फैसला क्या सुनाया था, और आने वाले फ्यूचर में कभी भी उस तरह का मामला पर अगर विवाद हुआ तो पन्ने पलटकर देखा जाता है कि पिछले विवाद में क्या निर्णय लिया गया था, उसी निर्णय को आधार मानकर ऐसा फैसला सुनाया जाता है। इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चों रीट अधिकारिता। तो मौलिक अधिकार में जब पढ़ा रहा था तो मौलिक अधिकार में रीट्स दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो आर्टिकल 32 रीट देता है। रीट के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। तो रीट क्या था आपको बताया गया था, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, कोवरंटो, मैंडामस। तो इस तरह से 5 रीट दिया गया है संविधान में जो कि मौलिक अधिकार के तहत आता है, और ये रीट के माध्यम से ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो रीट अधिकारिता क्षेत्र हो गया, अभिलेख न्यायालय वाला शक्ति हो गया, और परामर्शी और सलाहकारिता अधिकारिता। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि परामर्श और सलाह करने का भी अधिकार है इसे सर्वोच्च न्यायालय को। परामर्श और सलाह लेने के मामले में राष्ट्रपति से ये आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे, और राष्ट्रपति भी इनसे परामर्श जब भी लेंगे तो आर्टिकल 143 से। उसके बाद सबसे प्रमुख अधिकार जो है एक और है, इसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में जो निर्णय दिए, जो अधिकार दिए, जो कानून दिए, जो अधिकार दिए हैं, जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही शानदार है। इसका उदाहरण यहां पे एक आपको दिखाया जाता है। यह है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 32, इन तीनों को देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। इसके बारे में हम जानते हैं तो इसे एक प्रसंगवश हम आपको बताते हैं कि जिसे समझना आसान हो जाएगा कि क्या है ये न्यायिक पुनरावलोकन। तो
आपको पता होगा बच्चों कि एक बार की बात है, एक छोटे से कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार की बात है, इंद्र का पुत्र था जयंत, आपको पता होना चाहिए। इंद्र का पुत्र था जयंत, वो राम जी की शक्ति को परखना चाहता था। तो एक बार की बात है, जब ये अरण्य कांड का, तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं उसी का एक प्रसंग है, मैं समझाना चाहूंगा कि राम जी जब सीता जी के साथ घूम रहे थे वन में, तो राम जी के पैरों में कांटा चुभ रहा था, कभी पत्थर से चोट लग जाता था। इतने कोमल राम जी को जब देखे इंद्र के पुत्र जयंत, तो उन्हें दया आ गई। और दया ही नहीं, उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सही में भगवान जी हैं कि नहीं, और वो परीक्षा लेने के लिए कि सही में इनमें पावर है कि नहीं, कौवा का रूप धारण करके सीता जी के पैर में चोंच मार दिए और सीता जी के पैर में से खून निकलने लगा। राम भगवान ने कुछ सोचा नहीं, और एक वहीं पे एक सीकी पड़ा हुआ था, झाड़ू नहीं होता है, झाड़ू का सीकी, उसे उठाकर धनुष पर चढ़ाकर चला दिया। और वो सीकी कौवा का पीछा करता आ गया, कौवा का पीछा करता 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 चला गया। और इंद्र का पुत्र जो था जयंत अपने असली वेश में आकर इंद्र के पास चला गया कि पिताजी हमको बचाइए। इंद्र बोले क्या कि मैं तो इसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूं, तुम जाओ जल्दी से ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास। और वो जयंत ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, शिव जी के पास गया, बोला हम लोग में से कोई इसे बचा ही नहीं सकता है। तब नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा कि राम जी से जो बाण छूटा है, वो उनसे अगर तुमको कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राम है। तब वो जो है जयंत राम जी के पैरों पर गिर पड़ा, और आप जानते हैं कि क्या हुआ था। वो जो वाण चला रहा था उसे उसका एक आंख फोड़ दिया गया था। यानी कि यहां पर आर्टिकल 137 जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यहां मैं इस कहानी से समझाने का प्रयास यह कर रहा हूं कि अगर आपको किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना दिया है, तब भी आप फांसी की सजा से बच सकते हैं, और बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। पूरे भारत में और कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो सजा सुनाया, उस सजा से भी आप बच सकते हैं, और उस बचाने का जो उपाय है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सिर्फ यही नहीं है कि फांसी की सजा को फिर से आप बचा दें। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति यह है, बहुत इसका क्षेत्र अलग अलग भी है। यानी कि संसद, जो मान लीजिए संसद कोई कानून बनाया, संसद ही बनाता है कानून, तो उस कानून में को भी वो पुनर्विचार के लिए सोच सकता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी विचार कर सकते हैं कि आप जो कानून बनाइए ये गलत है। यानी कि देश में जहां कहीं भी कोई भी कानून चला आ रहा है, उसको संसद पास करता है या किसी भी तरीके से हाई कोर्ट पास करता है, उन सब पे पुनर्विचार कर सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट। और यही है आर्टिकल 137, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 में भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है कि अपने ही, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही कोई कानून बनाया, कानून बनाया, और उसी कानून पर वो फिर से विचार करता है कि क्या ये कानून जो मैंने बनाया उसमें कोई गलतियां तो नहीं रह गई। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया है, तो पुनर्विचार याचिका लेकर उस याचिका को लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। यही है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय खुद ही अपना रक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय का रक्षक है, कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना दिया, उसका भी आप रक्षा कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू ही। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अधिकार क्षेत्र मैंने बताया। तो शॉर्ट में मैं यहां बता दूं कि अगले क्लास में अब मैं चलूंगा हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, जिला कोर्ट, सत्र न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, जो होता है अगले क्लास में मैं चलूंगा। तो आज मैंने ये जाना, आज मैंने क्या क्या जाना बच्चों, एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि सर्वोच्च भारत की न्यायपालिका जो है वो क्या है। तो सर्वोच्च स्वतंत्र है, वो संविधान में सरकार के 3 अंग बताया गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों आंतरिक रूप से संबंध तो रखते हैं, लेकिन न्यायपालिका को सबसे स्वतंत्र रखा गया है। उसके बाद मैंने बताया कि आर्टिकल 124 में जो गठन किया गया, कैसे गठन होता है उसका,
पहले था 7 और 1, आज जो है वर्तमान में 34 हो गया है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 33 जस्टिस, तो आज 34 हो गया है। उसका वेतन भत्ता 2,80,000 है चीफ जस्टिस का, और सारे का 250 है। उसके बाद की योग्यताएं क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, शक्तियां क्या है, कैसे वो अपने अधिकार का पालन करवाता है, अपने शक्तियों का जो पूरे देश में पालन कैसे करवाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना शक्ति और अधिकार मैंने यहां बताया। अब मौलिक और अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अभिलेख न्यायालय है, वो रीट अधिकारिता क्षेत्र है, और बहुत सारी शक्तियां उसे प्राप्त है। तो अगले क्लास में मैं इसे फिर से बताने के क्रम में इसके बाद हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है बच्चों, अगले क्लास में बाकी का। ओके बच्चों, थैंक यू।